चुनाव का रण अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। खासकर मैनपुरी में दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ पूरा परिवार सपा का है तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज। साख बचाने के लिए चाचा भतीजा और भाई भाई पुराने बैर भुलाकर साथ आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मैनपुरी में उसकी जीत आसान है, क्योंकि सिर्फ मुलायम सिंह यादव के सम्मान में बीजेपी ने वो सीट छोड़ रखी थी। बीजेपी की किलेबंदी से तो ऐसा ही लगता है सपा की राह आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी सपा के गढ़ में सेंधमारी के लिए पुख्ता तैयारी कर चुकी है। जसवंत नगर में खुद बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो एसपी सिंह बघेल और सुब्रत पाठक को भी प्रचार के मोर्चे पर उतारा गया है। चुनावी मोर्चे पर यूपी के सियासी दिग्गज। राह नहीं आसान, हर दिन नया घमासान। जब पूरा परिवार एक हुआ है तो मैनपुरी की जनता भी एक होने का काम कर रही है। वो समझ गई है कि ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक किसान का बेटा जो आगे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैनपुरी बचाने की अखिलेश को चुनौती। मैनपुरी में समाजवादियों को घेरने के लिए जाने कौन कौन लोग उतर चुके हैं, लेकिन कभी कोई नेताजी के इस अवैध दुर्ग को भेद नहीं पाया। मैनपुरी में भाजपा की सेंधमार रणनीति। श्योपाल के गढ़ में भाजपा का धुआंधार प्रचार। गढ़ फतह करने का भाजपा का पुख्ता प्लान तैयार। वोट की जंग में वक्र दृष्टि, किसकी किस्मत में जीत की खुशी। तो बीजेपी ने मैनपुरी में जबरदस्त किलेबंदी कर दी है। खुद बीजेपी अध्यक्ष चुनाव प्रचार पर उतर गए हैं, लेकिन क्या क्या किलेबंदी है हम आपको बताते हैं। सेंधमारी की बात क्यों आ रही है? रघुराज शाक्य के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी का जसवंत नगर में चुनाव प्रचार हुआ। भूपेंद्र चौधरी की मैनपुरी में जीत की रणनीति है और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जीत पर मंथन लगातार चल रहा है भूपेंद्र चौधरी का। और इसके साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल और सुब्रत पाठक को भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया। एसपी सिंह बघेल ने करहल में बाजी मारने की कोशिश की थी और सुब्रत पाठक वो चेहरा हैं जिन्होंने कन्नौज से डिंपल यादव को हरा दिया था। अखिलेश के लिए जो चुनौतियां हैं वो हम आपको बता देते हैं। सपा को एकजुट रखना, परिवार को एकजुट बनाए रखना, ये जरूरी है अखिलेश के लिए, क्योंकि नेताजी के सम्मान में बीजेपी सीट छोड़ती थी, लेकिन इस बार पुरजोर तरीके से कोशिश बीजेपी की चल रही है। राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, एमवाई समीकरण मजबूत बना रहे, ये अखिलेश यादव के सामने चुनौती है। लेकिन जो हम सेंधमार रणनीति की बात कर रहे थे वो हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी की सेंधमार नीति क्या है। ये सेंधमार नीति ये है कि हर मोर्चे पर सपा को घेरने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। रघुराज शाक्य के लिए ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी का जसवंत नगर में चुनाव प्रचार है और भूपेंद्र चौधरी की मैनपुरी में जीत की जो रणनीति है, एसपी सिंह बघेल और सुब्रत पाठक मैदान में उतर गए हैं। रामपुर और खतौली में बीजेपी को जिताने के लिए रणनीति बनाई गई, लेकिन फोकस जो है मैनपुरी की अगर हम बात करें तो यहां पर बाकायदा फोकस किया गया है कि सेंधमारी करनी पड़े तो वो भी हो, तोड़फोड़ करनी पड़े तो वो भी हो। हालांकि सपा का साफ तौर से कहना है कि ये नेताजी का अभेद्य दुर्ग है और इसे कोई सेंधमारी कर नहीं पाएगा, वो जितनी चाहे कोशिश कर लें। और अब सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय मैनपुरी से जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता अमीक जमई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भाजपा प्रवक्ता अवनीश त्यागी जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमीक जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। रणनीतियां बन रही हैं हर तरफ से, आपकी तरफ से भी है, भाजपा की तरफ से भी है। ये चुनाव हर बार की तरह आप लोगों को लग रहा है आसान मैनपुरी का, या इस बार लगता है कि चुनाव में टक्कर है? अमिक जी, मेरा सवाल आपसे है, आवाज आ रही है क्या आपको? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल ये था अमिक जी आपसे कि जो मैनपुरी का चुनाव है ये हर बार की तरह आप लोग को आसान लग रहा है, इस बार आप मानते हैं कि थोड़ा सा टक्कर वाली स्थिति है? नहीं, मैनपुरी की लोकसभा की सीट पर कोई टक्कर नहीं है।
और मैं आपको अवधेश भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इस सीट पे और भी बता रहा हूँ कि 1960 के ज़माने से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ज़माने से ये एक सोशलिस्टों का एक बहुत ही बैशन रहा है, गढ़ रहा है। और इस बार एक महिला इस सीट को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। डिम्पल यादव साहिबा जो हैं हमारी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। और नेताजी क्योंकि यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, सिर्फ सीटों की जीत की बात नहीं है अवधेश जी, बात ये है कि नेताजी मैनपुरी के नेता नहीं रहे, पूरे प्रदेश में गरीबों को, जो हाशिए पे जो लोग थे, जो वंचित समाज था, उसको बराबरी पे ले आने में, गैर बराबरी को ख़त्म करने में नेताजी ने एक बड़ा काम किया। तो एक श्रद्धांजलि का भी विषय है कि एक एक वोट जो मैनपुरी में पड़ने वाला है जी, तो माननीय नेताजी की याद में उनकी तरफ वोट पड़ने वाला। आप सोचिए कि बीजेपी आरएसएस के लोग माननीय नेताजी के इंतकाल पे किस तरह से रोना पटकना मना रहे थे और कितने अपशब्द कहे गए। जिस दिन डिम्पल यादव साहिबा का कैंडिडेचर तय हुआ, जिस तरह की बातें एक महिला कैंडिडेट के बारे में कही गई, ये हम जानते हैं कि इस बार वहाँ की जो जनता है डिम्पल जी को जिताकर वो संसद में भेजेगी और मैनपुरी की सीट पर एक महिला भारत की संसद में मैनपुरी का रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। जी अवनीश त्यागी जी, जैसा कि अमित जी कह रहे हैं कि ये सोशलिस्टों का एक गढ़ रहा है और इसके साथ ही साथ श्रद्धांजलि के विषय की बात करें तो लोग श्रद्धांजलि के रूप में भी इस बार वोटिंग करेंगे। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि सहानुभूति का तो फैक्टर तो होता है और वो अभी गोला गोकर्णनाथ में आपको उसका फायदा मिला, तो क्यों समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में फायदा नहीं मिल पाएगा इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो अभूतपूर्व है। और इसके चलते ही जो गढ़ कहे जाते थे, जिन्हें गढ़ का भ्रम था कि गढ़ थे, वो गढ़ ढह रहे हैं। एक नहीं है, ये लगातार ढह रहे हैं। पश्चिम से चलो आप, लोकदल के गढ़ थे, वो ढह गए, अमेठी के गढ़ ढह गए और समाजवादी गढ़ भी ढह गए। और जो रामपुर में गढ़ था, जो एक कम्युनल गढ़ बना लिया था, वो भी ढह गया। तो गढ़ ढहने का काम जो शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के काल में, वो इसलिए शुरू हुआ है कि जनता का प्यार अभूतपूर्व है। जनता का प्यार इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की और केंद्र की जो सरकारें हैं, वो जनता के लिए उस तरह से काम कर रही हैं, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, सर्व वर्ग के लिए। जो हमारा सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ सबका विकास, वो चरितार्थ हो रहा है, वो निचले स्तर तक जा रहा है। जो जा रहा है तो उसका काम पा रहा है, उसका फल भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और वो फल मिल रहा है, वो मैनपुरी में मिलेगा, आजमगढ़ में मिला, रामपुर में मिला और मैनपुरी में भी मिलेगा। निश्चित जानिए कि मुलायम सिंह जी के प्रति सबका सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं है। मुलायम सिंह जी के उससे कोई किसी का बैर नहीं है। पर आप वहां अब देखिए ना कि एक तरफ तो एक परिवार लड़ रहा है और एक दूसरी तरफ आम जनता, आम कार्यकर्ता से बने परिवार नेता, और जनता की आप बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर लेते हैं। नितिन भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। वो जब चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक कसर रह रही थी समाजवादी पार्टी में, अभी तक सब मान रहे थे, पूरा परिवार एक है। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ मंच साझा करते हैं, शिवपाल यादव रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सारी तस्वीर स्पष्ट हो गई कि जो कमी रह गई थी वो पूरी कर ली गई। बीजेपी की रणनीति क्या है? जानकारी ये मिल रही है कि बाकायदा जोन और सेक्टर बट गए हैं बीजेपी के, कि प्रदेश अध्यक्ष कहां रहेंगे, केंद्रीय मंत्री कहां रहेंगे, क्या रणनीति बनी है मैनपुरी में? देखिए, मैनपुरी एक ऐसी सीट है, कहा जाए 1989 से यहाँ उदय प्रताप सिंह जो जनता दल से जीते, सोशलिस्ट कहा जाए विचारधारा के थे, मुलायम सिंह के गुरु। उसके बाद वो 91 में इससे क्या नाम है सचपा से जीते और उसके बाद लगातार 96 से मुलायम सिंह यादव उनके परिवार के सदस्य जीतते रहे। लेकिन इस बार बदली हुई स्थिति में पूरी तरह से भाजपा ने यहाँ ज़बरदस्त किलेबंदी कर दी गई है। पन्ना प्रमुख से लेकर आपके बूथ पर 21 लोगों की टीम तैयार है। इसके साथ ही हर विधानसभा में 5 मंडलों में विस्तारकों को लगाया गया है। तो कुल मिला के सांगठनिक जो कहा जाए पूरी तरह से जो बेस तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही नॉन यादव, नॉन मुस्लिम जो वर्ग है, सोशल बेस पर ज़बरदस्त फोकस बीजेपी का चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी से पूछते हैं कि आपको लेकर कहा जाए नॉन यादव, नॉन मुस्लिम वोटरों पर फोकस किया जा रहा है, तो धर्मेंद्र यादव हो या संजय लाठर हो, तो उनका कहना है कि सातों जात 36 बिरादरी हमको वोट करेंगी। बीजेपी का काम ही है कि जिस प्रदेश में जो
प्रभावशाली जाति रहती है उसके इतर बाकी जातियों को कहीं ना कहीं उसका पोलराइजेशन बीजेपी करती है। संजय लाठर से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वो हरियाणा में जाटों के खिलाफ मोबिलाइज करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ मोबिलाइज करते हैं। तो बीजेपी की ये फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों के खिलाफ जैसी रणनीति है। लेकिन अब धरातल पर इसकी बात की जाए तो पूरी तरह से कहा जाए, जिस तरह से करीब 17 लाख से ऊपर जो मतदाता हैं, करीब 5 लाख मतदाता यादव मुस्लिम हैं और बाकी जातियां एक तरफ। अब मैनपुरी में मुलायम सिंह के ना रहने के बाद क्या ये जातीय गोलबंदी बीजेपी कर पाने में सफल हो पाती है, और क्या अखिलेश यादव और उनकी जो पत्नी है उनको सभी जातियों का समर्थन मिल पाता है? क्योंकि यहाँ बिल्कुल ये अपने आप में सवाल बने रहेगा। नितिन हमारे साथ बने रहिए। उबैदुर रहमान का भी रुख कर लेते हैं, रामपुर से बने। उबैदुर रहमान, रामपुर की जंग भी दिलचस्प है क्योंकि वहां पर भी जो किले की लड़ाई है वो है, गढ़ की लड़ाई है। हालांकि आजम खान भले ही अपने करीबी आसिम रजा को उन्होंने मैदान में उतारा है, लेकिन जैसे उनके करीबियों ने ही बगावत कर दी और उसके बाद जो विरोध के स्वर उठे, किस तरीके की रणनीति वहां पर सपा और भाजपा की दिख रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज़म खान के करीबियों ने भले ही बगावत की है, लेकिन आज आज़म खान अभी जहां हम खड़े हुए हैं, आज़म खान का ऑफिस है और इस वक्त आज़म खान मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहां पर काफ़ी लोगों को आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइनिंग हो रही है समाजवादी पार्टी में। काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ुद आज़म खान जो हैं वो मौजूद हैं मीटिंग में और मीटिंग ले रहे हैं। और तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं उनको समाजवादी पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। उनको जो है समाजवादी पार्टी का जो रुमाल है, पट्टा, वो डाल करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये नए लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं आज। और आज़म खान ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, अभी थोड़ी देर में वो प्रेस से बात भी करेंगे, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग का काम है वो चल रहा है। और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है दारुल अवाम, उस पर आए हुए हैं और ये लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन आज हो रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, कुछ लोग अन्य संगठनों से आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज़म खान इस चुनावी बयार में अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाहते हैं कि अगर उनके 1-2 लोग टूट करके जा सकते हैं भाजपा में, तो वो भी बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से या दूसरे अन्य दलों से ला करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। आज़म खान की ये सीट जो है 10 बार वो इस सीट से विधायक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज़म खान कहीं ना कहीं जो जवाब है वो दे रहे हैं विपक्षी दलों को कि अगर बिल्कुल, और विपक्षी दलों को जवाब दिया जा रहा है और जो जिस तरीके से मजबूती कर सकता है अपने अपने दलों की वो कर। रामिक जी, आप अभी आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि ये सोशलिस्टों का गढ़ भी है मैनपुरी, और इसके साथ ही साथ नेताजी का जो स्वभाव रहा, नेताजी का जो घर घर से लगाव रहा, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि वाला भी वोट मिलेगा। लेकिन इसी सवाल पर कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेताजी के प्रति सम्मान एक अलग विषय है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जब वोट होगा, वोटिंग होगी, तो जरूरी नहीं कि जो लोग सम्मान कर रहे हैं वोट दें ही। देखिए, केशव मौर्य जी तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों का तो क्या कहा जाए, लेकिन नेताजी के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है अवधेश जी, वो ये बात है कि नेताजी ने कमज़ोर और वंचित वर्गों का मतलब ये है कि वो मुसलमान यादव नहीं, वो चाहे शाक्या हो, वो चाहे मौर्य हो, वो चाहे पटेल हों, वो चाहे एससी समाज के अनुसूचित वर्ग के लोग हों। आप सोचिए कि वो एक ऐसे नेता थे कि उस पूरे क्षेत्र में बड़े परिवारों के घर के सामने से जो ये मौर्य बिरादरी के गरीब लोग थे, वो जूता पहन के नहीं जाते थे। तो माननीय नेताजी ने इस प्रदेश के एक बड़े करोड़ों करोड़ आबादी को, ऐसी गरीब वंचित आबादी को मजबूत बनाया, बराबर ला के बिठाया, जिसकी वजह से आज सूबे में बीजेपी में भी इन जातियों के लोग बैठ गए हैं, लेकिन उनको इस लायक बनाया माननीय नेताजी ने। तो मैनपुरी की जो सीट है, मैं आपको साफ कर दूं कि बहुत ही भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। रामपुर को लेकर माननीय नेताजी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले माननीय आजम खान साहब, जिन्होंने इमरजेंसी में जेलें काटी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के अधिनायकवाद के सामने सरेंडर नहीं किया। सोचिए कि जिसने उस डिक्टेटर इंदिरा जी के सामने सरेंडर नहीं किया, ये बीजेपी आरएसएस के लोग बंदूक के बल पे, शासन के बल पे, आजम खान साहब के छर्रे, ये जो शानू मीडिया सलाहकार जैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इनकी क्या हैसियत है रामपुर की राजनीति में, सिवाय इसके कि ये आजम खान साहब के नाम पे इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा लिया। अपने आप को आजम खान साहब ने उस पूरे रामपुर के खित्ते को
जो नवाबों, राजों, रजवाड़ों के सामने, जो जनता के सामने सर झुकाए, गर्दन झुकाए खड़े रहते थे, आजम खान साहब ने उस पूरे गरीब समाज के लोगों को मुंह में ज़बान दिया, उनको राजनीति करना बताया। इसीलिए आजम खान साहब की कोई गलती नहीं है। आजम खान साहब अगर बहुत बड़े बिल्डर होते, करोड़ों करोड़ रुपए के, तो बीजेपी आरएसएस के साथ उनका काम चल रहा होता। उनका सबसे बड़ा गलती था कि उन्होंने रामपुर के क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय बनाकर एक गरीब गुरबा लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। अवधेश भाई, कोई गलती नहीं है उनका। अभी हमारी सरकार आ जाती, सारे मुकदमे उनके ऊपर कानूनी तौर पे वापस हो जाते। बीजेपी आरएसएस को चाहिए कि वो मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोलते थे, वो कहते थे कि चिमटे से तो कोई टूट फूट की सरकार में जिंदगी में ना उठाऊं। लेकिन यही इनकी बीजेपी आरएसएस की जो पार्टी है, आज जो लोग इसके हाकिम हैं, वो चिमटे से सोचिए कट्टे लगा के राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है, ये क्रिमिनल्स का काम है। अवनीश त्यागी जी, बड़ी बात कही आजम खान साहब के सामने आके क्या आजम साहब ने ये गलती कर दी? हालांकि ये सवाल आजम साहब ने भी कई बार कहा कि मैंने यही गलती कर दी कि जो काम सदियों में नहीं होता वो मैंने कर दिया, मैंने विश्वविद्यालय बना दिया, और कट्टे पर राजनीति करना चाहते हैं आप लोग क्या? अवधेश जी, जिन्होंने कट्टे पे राजनीति की थी, जो कट्टे पे जमीनें कब्जा रहे थे, जो गरीब लोगों के उजाड़ रहे थे, उन पे मुकदमे हैं। जो कट्टे पे राजनीति करते आए थे, जिनके कारनामे थे, 2012 से और 17 तक जिनके कारनामे बोले हैं, जनता ने उन्हें विदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता है, गरीब आदमी का, आम आदमी का। तो विश्वास जीता है, इसीलिए लगातार प्यार मिल रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से महोदय से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके कारनामे ठीक होते, आपका मनमानापन, आपका दबंगईपन, आपका अहंकार, अभी जैसे उन्होंने कहा कि ये छर्रे, ऐसा शब्द जब कार्यकर्ताओं से जब इस्तेमाल होता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कि ये हैसियत क्या है? जब हैसियत वो अपने उससे देखते हैं, तो जनता ने भी हैसियत उनको दिखाती है। जनता ने बता दिया कि जनता की वोट में कितनी ताकत है। एक आम कार्यकर्ता की, एक आम वर्कर की, एक आम वोटर की वोट में कितनी ताकत है। इसलिए गढ़ ढह रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना आत्मविश्लेषण करे तो ज्यादा जवाब ले लेते हैं अवनीश जी, जवाब ले लेते हैं। जब वो कहेंगे, बड़े हैं, जब कार्यकर्ता खड़ा होता है, जब जनता खड़ी होती है ना, तब इसी तरह से होता है। ये बताइए, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एक बार जब केंद्र में हुकूमत बनाना पड़ा और एमपीज का खरीद फरोख्त करना था, भारत की संसद में उन्होंने कहा, टूट फूट की सरकार तो मैं चिमटे से भी ना उठाऊं। ये मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। आपने शासन की बुनियाद पर आपने वो जो कमिश्नर बिठा रखा है मुरादाबाद में, गैर कानूनी तरीके से आपने हजारों केसेस, सैकड़ों केसेस आपने आजम खान साहब पे लगवाए। क्या ये काम मेरी हुकूमत में नहीं हो सकता था? क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम जेलों में सड़ा नहीं सकते थे? लेकिन ये समाजवादी पार्टी का ना विचार रहा, ना तरीका है। राजनीति में ऐसे नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के नफरत, जो कारनामे हिंसा नहीं होती है सर, उनकी सजा दी है। आप तो समझिए, क्योंकि कानूनन वे जो मुजरिम थे, अब कानून सजा दे रहा है। जनता तो पहली सजा दे चुकी, जनता ने तो सत्ता से बाहर ही कर दिया। ये जनता की अदालत जो माननीय आजम खान साहब को हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर टिप्पणियां करी हैं। जो जुल्मी होते हैं उन्हें कोर्ट भी सजा देती है, उससे पहले जनता भी देती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी के जो कारनामे थे, उन कारनामों की वजह से लगातार सजा मिल रही है, और तमाम प्रयोग करने के बावजूद सजा मिल रही है। कभी 2 लड़के आते हैं, कभी बुआ बबुआ आते हैं, कभी छोटे गठबंधन आते हैं, पर इन सब को नाकारा। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। हमारे साथ नितिन और उबैदुर रहमान भी बने हैं, उनके पास भी जाएंगे, जमीनी हालात को समझेंगे। हम बात कर रहे हैं उपचुनाव के, खासतौर से जो फोकस है वो है मैनपुरी और रामपुर में, क्योंकि मैनपुरी नेताजी की जन्मभूमि, कर्मभूमि और इसके साथ ही साथ उनका गढ़। वहीं रामपुर की अगर हम बात करें तो आजम खान का गढ़। और इन सब के बीच हम मेहमानों से बात कर रहे हैं, लेकिन उबैदुर रहमान आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से अमित जी ने कहा कि जो लोग आजम खान साहब का नाम लेकर आगे बढ़े, आज वही अगर उनके खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हुए तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। बाकी वहाँ की जो जनता है वो जानती है कि उनके मुख में जुबान किसने दी, उनको सशक्त किसने बनाया। क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं रामपुर में?
देखिए, रामपुर में अगर फरहाद खान शानू अगर भाजपा में गए हैं तो आज उसके जवाब में आजम खान ने खुद जो है मोर्चा संभाल लिया है। चुनावी माहौल है, नेता इधर से उधर होते हैं और आज हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आजम खान अभी मौजूद हैं यहाँ पर, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो काफ़ी लोग आए हुए हैं वो आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी से कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई ग्राम प्रधान है, कोई पूर्व अध्यक्ष हैं और ये तमाम नेता जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी किसान लोग भी हैं जो आए हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी इनको जो है शामिल कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सबके गलों में जो है वो समाजवादी पार्टी के पट्टे डाले गए हैं। आजम खान ने इन सब का स्वागत किया है और ये तमाम जो नेता बैठे हुए हैं आज रामपुर में, तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं आजम खान कि हमारे साथ जो टीम है वो चुनावी माहौल में ज़बरदस्त टीम है। आजम खान ने आज जो मोर्चा संभाला है तो इससे साफ जाहिर है वो संकेत देना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और नितिन, बीजेपी में भी अंदर खाने से बड़ी बातें हो रही हैं कि कुछ सपा के बड़े लोग आ सकते हैं। क्या इस तरीके की सुगबुगाहट मैनपुरी में देखने को मिल रही? क्या जो भी जहां पर मजबूत है तोड़फोड़ में लगा हुआ है? सेंधमारी की तमाम चीज़ें सोर्सेस के हवाले से आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम लोगों के संपर्क में। हाँ, स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। भूपेंद्र चौधरी यहाँ लगातार बने हुए हैं, कई सारे कहा जाए मंत्री लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ समाजवादी कुनबा और समाजवादी पार्टी का पूरा कहा जाए लीडरशिप है वो मैनपुरी में, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री हैं, एसपी सिंह बघेल आज मैनपुरी में, योगेंद्र उपाध्याय मैनपुरी में है। आपका कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र हो या आपका ब्रज क्षेत्र हो, इसके जितने अलग अलग जाति क्षत्रप जो नेता हैं, लाइक जिस तरीके से एसपी सिंह बघेल हैं, उनको पिछड़ों को और दलितों को साधने के लिए लगाया गया है, प्रतिभा शुक्ला को ब्राह्मणों को साधने के लिए लगाया गया है, असीम अरुण को उनको अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम वोटरों को साधने के लिए लगाया गया है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलेक्शन में तगड़ी चुनौती दे रही है। सोशलिस्टों का गढ़ रहा है, समाजवाद की नर्सरी रहा है मैनपुरी, लेकिन बदलते परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। और फिर तमाम जो उपचुनाव हो या तमाम जो सो कॉल्ड जिनको दुर्ग कहा जाता रहा है तमाम दलों का, चाहे वो समाजवादी पार्टी रहा हो या कांग्रेस का दुर्ग रहा हो, वो सारे दुर्ग भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उस बंजर भूमि में कमल खिला दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अपर हैंड है एक मेंटली तौर पर बीजेपी के लिए एक तरह से मोरल बूस्टअप का काम कर रहा है। ठीक है, मोरल बूस्टअप है। वक्त कम है, एक छोटा छोटा जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है और ये सवाल बहुतों के मन में होगा, करहल में भी ऐसे ही दावे आप लोगों ने किए थे लेकिन वहां पर आपका दावा फेल रहा। इन कुछ महीनों में ऐसा क्या बदला है कि आप पूरी मैनपुरी जीत लेंगे? ये 2022 का जो विधानसभा पिछला चुनाव गया है उसके बाद से जनता के मन में जो विश्वास जबरदस्त जगा है, जो योगी और मोदी सरकार की जो डबल इंजन सरकार है उसके प्रति जो भरोसा जबरदस्त तरीके से उभरा है वो हर जगह दिख रहा है। ठीक है, भरोसा अमित जी दिख रहा है, वो आजमगढ़ में भरोसा है जो मुश्किल बन सकता है, आपको लगता है कुछ बदला है विधानसभा चुनाव से लेकर अब उपचुनाव के बीच में? जनता के साथ है, जनता का सीधा प्यार है। अवधेश जी 2022 में जिस तरह का जन सैलाब का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला, अब सोचिए कि 100 सीटें तो इनकी कम हो गई भारतीय जनता पार्टी की 2022 में। 90 सीटों पे ये 500,000 से ये जीते हैं, जिसमें शासन का, प्रशासन का, इलेक्शन कमीशन का सबसे इस्तेमाल किया। तो सरकार तो देखा जाए तो इनकी बननी नहीं थी, इसलिए जो पूरी ताकत है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, चाहे वो मैनपुरी हो या रामपुर हो। अगर सोचिए कि आजमगढ़ में मायावती जी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ना मिला होता तो आजमगढ़ की सीट तो हम कभी हार नहीं रहे थे। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सीट थी गोरखपुर का, जब बाई इलेक्शन हुआ हमने एक युवा को लड़ाया लोकसभा, वो जीत गया। बिल्कुल, तो तमाम ये समीकरण है और इन्हीं समीकरणों के आधार पर सब कुछ साफ होगा और जनता का मन समझ में आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।